सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसके अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि न्यूमेरिकल जो है हमें गिवन है वो है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर्स। हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है मेजरमेंट के अंदर के वो क्या होगी। हमें एक मेजरमेंट गिवन है और उस मेजरमेंट के अंदर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। तो आप देखें कि जो लेंथ हमें गिवन है, क्योंकि मीटर है तो इट मींस के लेंथ है, और वो लेंथ हमने लिखी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का फार्मूला क्या है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं रीडिंग के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। हमने ये अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी किया। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी गिवन है यानी कि 0.25, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये हमारे पास रीडिंग है। तो हम क्या करेंगे कि 0.25 को डिवाइड कर देंगे 3.67 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी 6.8%। क्लियर? तो हम देखेंगे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना कितना इजी हो जाता है अगर हमें मेजरमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ गिवन है। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2 कि व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी of a circle with radius 3.7 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया बताना है और उसकी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी बतानी है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्किल बताना है और उसकी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी बतानी है, जबकि उस सर्किल का जो रेडियस हमें गिवन है वो है 3.7 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि जो रेडियस हमें गिवन है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं गिवन, तो इट मीन्स के जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास यूं कह लें कि मिसिंग है, या हमें उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी जिसके बिहाफ पर हमने सर्किल को या रेडियस ऑफ द सर्किल को मेजर की। ठीक है, तो आप देखें कि हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि r इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी हमें मिसिंग है, वो हम लेकर आएंगे, एरिया हमें मालूम करना है। तो अब जब हम एरिया ऑफ अ सर्किल की बात करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमारे पास हो जाएगा 3.142, आर का स्क्वायर हमारे पास आर गिवन है 3.7 into 10 raised to power 4 का स्क्वायर, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.3 into 10 raised to power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एरिया मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इस पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने से हमें एक फार्मूला मिलेगा जो कि आ जाएगा 2 पाई आर और डेल्टा आर, जिसे हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं। और यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी हमने वो ली है जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, तो ये हो जाएगा 0.05 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर। और इसके बिहाफ पर अब हम ये अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला आ गया 2 पाई आर और डेल्टा आर। जस्ट सिंपल हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 पाई की जगह पर आ जाएगा 3.142 और आर की जगह पर आ जाएगा 3.7 into 10 raised to power 4 और डेल्टा आर की जगह पर आ जाएगा ये जो अनसर्टेनिटी हमें मिली है 0.05 into 10 raised to power 4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0.11 into 10 raised to power 9 सेंटीमीटर। अब देखें कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी में भी 10 की पावर 9 है और मेजरमेंट के अंदर भी जो रीडिंग है वो भी 10 raised to power 9 है। तो हमने 10 raised to power 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिखा 4.3 प्लस माइनस 0.11 10 की पावर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर ले आए। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास न्यूमेरिकल 3 है जिसके अंदर है कि एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। ठीक है, एक एरोप्लेन जो है
वो ट्रेवल कर रहा है, स्पीड उसकी कितनी है 850 किलोमीटर पर आवर। हमें बताएं कि वो 1 किलोमीटर कितने टाइम में जो है वो कवर करेगा। अब आप देखें कि v इज इक्वल टू 850 किलोमीटर पर आवर। एज वी नो दैट के हमारे पास जो v का स्पीड का जो फॉर्मूला है या जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो हम 850 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 850 सेम रखा, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय एक आवर के अंदर 3600 सेकंड। तो आप देखें कि इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 236.11 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें 1 किलोमीटर गिवन है, 1 किलो हमारे पास 1000 के बराबर होता है, तो डिस्टेंस इन मीटर हमें कितना मिल जाएगा 1000 मीटर। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे स्पीड का, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं टाइम को v के साथ शिफ्ट कर दूं तो टाइम का फार्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितनी है 236.11। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.235 सेकेंड्स, जिसे अगर मैं राउंड ऑफ करके भी लिखूं तो वो हमारे पास हो जाएगा 4.24 सेकेंड्स। ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 meters in length and 15 meters in width is used to store water for short period of time in an industrial plant. If 2980 meter cube water is pumped into the tank, what is the depth of the water? अब आप देखें कि हमें एक प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर डेप्थ ऑफ द वाटर कैलकुलेट करना है। आप देखें कि लेंथ हमें क्या मिली हुई है 25 मीटर्स, विड्थ हमें मिली हुई है 15 मीटर्स, वॉल्यूम हमें जो मिला हुआ है टैंक के अंदर जो पंप किया गया है वो है 2980 मीटर क्यूब्स। तो हमें डेप्थ बतानी है, ठीक है, उस टैंक की डेप्थ बतानी है। तो आप देखेंगे अगर डेप्थ की बात करें या हाइट की बात करें, बोथ को हम सेम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखेंगे v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है। अब जस्ट हम क्या करेंगे कि हाइट की जगह पर डेप्थ कर देंगे। तो वॉल्यूम हमें मिला हुआ है 2980 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय h। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, h भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेप्थ भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारे पास आ रहा है 375। इसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट के साथ या डेप्थ के साथ, वहां जाकर ये डिवाइड करेगा तो डेप्थ हमारे पास हो जाएगी 2980 डिवाइडेड बाय 375, यानी इनको डिवाइड करेंगे तो 7.946 मीटर्स हमारे पास डेप्थ आ जाएगी, या 8 मीटर्स हम इसे कह सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने किस तरह से बहुत ही इजीली डेप्थ को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसके बाद वेरी इजी प्रॉब्लम्स हैं, बस आपने ध्यान से सुनना है और कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में ना आए। अच्छा, अब देखेंगे ये इतने छोटे से प्रॉब्लम्स हैं क्या। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक विच हैज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर्स बाय 1.2 मीटर्स बाय 0.8 मीटर्स। तो आप देखेंगे हमें वॉल्यूम बताना है एक रेक्टेंगुलर टैंक का जिसकी हमारे पास लेंथ है 1.9 मीटर्स, विड्थ है हमारे पास 1.2 मीटर्स और डेप्थ है वो हमारे पास है 0.8 मीटर्स। ठीक है ना। देखेंगे बाय की बात हो रही है ना, बाय मीन्स के मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे वॉल्यूम हमें बताना है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ या हाइट। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 1.824 मीटर क्यूब। ठीक हो गई बात। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि पांचों प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। टू स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच x refers to distance traveled, v the speed and the acceleration, the time t, and the subscript means a quantity at time is equal to 0। दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं और हमें डायमेंशनली चेक करके बताना है कि कौन सा फार्मूला
सही है। आपको याद होगा कि जब हमने डायमेंशंस पढ़े थे तो हमने एक चीज करी थी कि डायमेंशंस के थ्रू हमने इक्वेशंस को प्रूव किया था। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इट मीन्स के वो फार्मूला सही है, और अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स के फार्मूला इनकरेक्ट। तो आप देखें कि सबसे पहले तो हम डायमेंशंस लिख देते हैं कि डिस्टेंस के जो डायमेंशन है वो है l, स्पीड की जो डायमेंशन है वो है l अपॉन t। हम यहाँ पर यूं लिख सकते हैं ना, l की डायमेंशन स्पीड की डायमेंशन हम l अपॉन t करके भी लिख सकते हैं और एल टी इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली l अपॉन टी स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं और एल टी माइनस स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है इसमें। अब देखेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। अब x की डायमेंशन l लिख दी, v की डायमेंशन l अपॉन टी और मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर की डायमेंशन हमने टी स्क्वायर कर दी, प्लस सेम टू सेम एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने l अपॉन टी स्क्वायर कर दी मल्टीप्लाई बाय टी कर दी। अब आप देखेंगे टी स्क्वायर से यहाँ पर टी कैंसिल, तो ऊपर टी स्क्वायर था तो एक टी बचेगा तो हमने एल टी कर दिया, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे टी स्क्वायर टी से कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर था तो एक टी बचेगा, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू एल टी प्लस 2l अपॉन टी, जिससे ये साबित हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं जो कि हमारे पास है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। हमने क्या देखना होता है डायमेंशन में, कि नेचर देखनी होती है, इनिशियल है, फाइनल है, टाइम अप्रोच टू जीरो है, इससे हमारा कंसर्न नहीं होता। तो आप देखें कि x इज इक्वल टू l आ गया, यानी कि x की डायमेंशन l, v नॉट की डायमेंशन l अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी हो गया, प्लस टू सेम एक्सेलरेशन की डायमेंशन l अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर हो। अब आप देखें कि टी का स्क्वायर टी के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2l बचेगा। सिमिलर वे में फिर टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, l इज इक्वल टू यहाँ पर भी l बचेगा प्लस सेम यहाँ पर 2l बचेगा, l प्लस 2l ये हमारे पास 3l हो जाएगा। अगर हम 3 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, तो l इज इक्वल टू l हो जाएगा, विच मीन्स व्हाट के इक्वेशन इज करेक्ट। तो जो इक्वेशन करेक्ट है वो इक्वेशन कौन सी है, बी इक्वेशन है, यानी कि दूसरे स्टूडेंट ने जो फार्मूला ड्राइव किया है वो हमारे पास सही है। इसके बाद फिर हमारे पास है कि न्यूमेरिकल नंबर 7 कि 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ इज 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर। How many acres are in 1 hectare? Hint, 1 meter is equal to 3.28 foot. आप देखें कि हमें कन्वर्जेंस गिवन है और ये कन्वर्जेंस हमने सॉल्व करनी है। तो 1 हेक्टर जो हमें गिवन है वो है 10⁴ मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ जो है वो हमारे पास बराबर है 4 × 10⁴ फुट स्क्वायर, और 1 मीटर जो है वो हमारे पास है 3.28 फुट्स। अब सबसे पहले तो आप देखें कि अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो फुट स्क्वायर इज नॉट अ यूनिट, फुट स्क्वायर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसे ऐसे यूनिट में यानी कि मीटर स्क्वायर में लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे हम, 1 मीटर हमारे पास बराबर है 3.28 फुट्स के, तो अब ये 3.28 फुट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/3.28 इज इक्वल टू 1 फुट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर फुट स्क्वायर है तो हमें मीटर स्क्वायर चाहिए होगा, तो जब हम फुट को स्क्वायर करेंगे तो ये फुट स्क्वायर हो जाएगा और 1/3.28 का भी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम जब इसको 1/3.28 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फुट स्क्वायर इज इक्वल टू 10.7584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे हमने फुट स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 फुट स्क्वायर हमारे पास 10.7584 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आप देखें कि हमारे पास 1 एकड़ है और 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 10.7584 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो 1 एकड़ जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा,
3718 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हेक्टर्स इन एकर्स या हेक्टर इन एकर्स की बात करें तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/3718 एकड़। आप देखें ना कि यहां पर अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करें, क्योंकि 1 हेक्टर हमारे पास किसके बराबर था, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे एकड़ में कन्वर्ट करना है तो 3718 यानी कि 3718 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/3718 एकर्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा भी है। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.689 एकर्स के बराबर आ जाएगा। और सो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है कि एक वॉच फैक्ट्री क्लेम कर रही है कि उनकी वॉचेस में जो गेन और लॉस नो मोर देन 10 सेकेंड्स, यानी कि उनके वॉचेस में जो अनसर्टेनिटी है वो 10 सेकेंड्स की है एक साल के अंदर। यानी कि टाइम भी यहां पर गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर और अनसर्टेनिटी हमारे पास गिवन है 10 सेकेंड्स की। हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज। तो ये वॉच कितनी एक्यूरेट है वो उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो आप देखें कि टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, जिसे हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसे अगर हम अनसर्टेनिटी के साथ लिखें, अनसर्टेनिटी देखें 10 सेकंड्स है, ये हमें मिल गए। अब अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहूं तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूं? आप अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 31,536,000 हो जाएगा ये, ठीक है। इतने सेकंड्स हमारे पास एक साल के अंदर है और अनसर्टेनिटी 10 सेकंड की है। तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 10, और रीडिंग कितनी है हमारे पास 31,536,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें जो अनसर्टेनिटी मिलेगी वो मिलेगी 3.17 इंटू 10⁻⁻5%, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की। लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें डायमीटर ऑफ मून मिला हुआ है जो कि है 3,480 किलोमीटर्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ? मजे का प्रॉब्लम है। आप देखेंगे 3,480 किलोमीटर्स हमें डायमीटर ऑफ द मून मिला हुआ है और वॉल्यूम ऑफ द मून हमें कैलकुलेट करना है। फिर ये बताना है कि कितने मून्स हमें चाहिए कि हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के इक्वल ला सकें से, यानी कि हमें इक्वल वॉल्यूम करना है बाय। आप देखें एक तरफ फिजिकल बैलेंस में आपके पास अर्थ मौजूद है। अगर यहां पर आप फिजिकल बैलेंस बना दो तो एक इसमें आपके पास अर्थ मौजूद है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अर्थ मौजूद है। दूसरे उसमें हमें कितने मून्स चाहिए कि वो अर्थ के इस मतलब के बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, अर्थ के इस वॉल्यूम के साथ बैलेंस हो जाए। जबकि रेडियस ऑफ द अर्थ हमें मिला हुआ है 6,380 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डेटा बना लिया हमने, डायमीटर ऑफ द मून मिला हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ मिला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मून कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ द मून्स कैलकुलेट करना है जो कि अर्थ के वॉल्यूम के बराबर आने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि रेडियस ऑफ मून मालूम किया। रेडियस ऑफ द मून मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और इससे फिर हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1,740 किलोमीटर। वॉल्यूम ऑफ द मून अगर हम बात करें तो मून स्फीयर कंसीडर करते हैं तो स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई रेडियस ऑफ द मून का क्यूब कर देंगे।
अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द मून के आंसर आएगा वो आएगा 2.2 इंटू 10⁻10 किलोमीटर क्यूब। अब किलोमीटर क्यूब हमारे पास यूनिट नहीं होता, हमारे पास मीटर क्यूब यूनिट होता है। तो आप देखेंगे अगर किलो हमारे पास 10⁻3 है तो इस किलो के ऊपर भी तो क्यूब मौजूद है ना। तो अगर मैं 10⁻3 का क्यूब करता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 10⁻9 मीटर क्यूब। वैसा क्या वैसा। क्लियर, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। भाई यहां पर अगर हमारे पास किलोमीटर क्यूब मौजूद है तो इस किलोमीटर क्यूब के ऊपर क्यूब है तो किलो के ऊपर भी तो क्यूब आएगा, और अगर किलो के ऊपर क्यूब है तो इट मीन्स के 10⁻3 पावर 3 है। तो पावर आपस में पावर के ऊपर जो पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, और जब पावर के ऊपर वाली पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होंगे तो इट बिकम्स 9। तो हमने लिखा 2.2 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर क्यूब। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वॉल्यूम ऑफ द मून हमें मिल जाएगा 2.2 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब। यहां तक हमें एक आंसर तो मिल गया। अब चाहिए नंबर ऑफ मून्स। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मून्स हम तब ही मालूम कर सकते हैं ना कि जब हम कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम होना चाहिए इन किलोमीटर्स। अगर किलोमीटर्स में हमें मालूम होगा तभी हम जाकर उसे मतलब कि नंबर ऑफ मून्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कंपैरिजन करके। तो आप देखें कि यहां पर हमने नंबर वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम किया, जो कि हमारे पास अगेन स्फीयर कंसीडर करके हमने मालूम किया। ये यहां पर क्यूब है, नीचे 3 की डंडी आपको सही ना दिख रही हो तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हमारे पास आ जाएगा 1.08 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। यहीं तक रखेंगे। अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो अगेन वही फॉर्मूला है, वही मेथड है, आप कर सकते हो, लेकिन हमें किलोमीटर्स में चाहिए था क्योंकि हमें कंपेयर करना है। और हमारा जो कंसर्न है वो है कि कितने मून्स चाहिए कि हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के इक्वल आ सके। तो आप देखें यहां पर कि एक मिनट मैं ये रेस कर दूं। आप देखें यहां पर कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हमने मालूम किया इन किलोमीटर, दैट इज व्हाट 1.08 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10⁻10। जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.4। ये वॉल्यूम ऑफ द मून यहाँ पर डिनोमिनेटर में है यानी कि डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू उस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 49.4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द मून के बराबर आ जाए। तो ये हमारे पास यानी कि 49.4 चाहिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द मून, तब जाकर एक वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के बराबर आ सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके का मजेदार प्रॉब्लम था ये। और अगर आपको अभी तक इनमें कोई ऐसी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास एमसीक्यूज हैं, हम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे मैं जस्ट आपको आंसर्स बताऊंगा। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। अब हमें नंबर्स गिवन है, 1 2 3 नंबर्स गिवन है और हमें बताना है कि रिस्पेक्टिवली इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। तो आप देखेंगे यहां पर पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो पॉइंट के बाद नॉन जीरोज हैं, तो पॉइंट के बाद सब काउंट करेंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तब भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर आप देखेंगे एक नॉन जीरो है, पॉइंट से पहले भी हमारे पास जीरो है, तो सिर्फ एक नॉन जीरो ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा यानी कि यहाँ पर 1, और इसी तरीके से यहाँ पर 2, तो 5 1 2। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 5 1 2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। दूसरा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट मास टाइम सॉलिड एंगल लुमिनियस इंटेंसिटी। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हमने पढ़ा हुआ है कि मास भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, लुमिनियस इंटेंसिटी भी
फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एक ही क्वांटिटी बचती है और वो है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा कि सॉलिड एंगल जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। अच्छा, द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो हमारे पास स्टेरेडियन होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट है सेकंड, मास का यूनिट है किलोग्राम, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। तो सॉलिड एंगल है जिसका यूनिट हमारे पास स्टेरेडियन है। 4 MCQ है, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज, ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हर सिस्टम के अंदर यूनिट सेम आता है। तो हमें पता है कि टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हर यूनिट के अंदर, हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर यूनिट सेकंड ही था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। अब है 5 के रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय, हमने डिटेल्ड अपने लेक्चर्स में पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, यानी कि एवरेज लेते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर कैन बी, एमसीक्यू नंबर 6 है, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी जीरो है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर दोनों ही हो सकते हैं, ना कि पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, बल्कि वो समटाइम्स पॉजिटिव भी होता है और समटाइम्स नेगेटिव भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। MLT इनवर्स स्क्वायर इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डैश। तो आप देखेंगे फोर्स हमारे पास बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन l अपॉन t स्क्वायर, जिसे हम MLT इनवर्स स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 7 का। और फिर इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस, कौन सा पेयर है जिसके डायमेंशन सेम है। तो स्पेसिफिक एंड हीट एंड लेटेंट हीट, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम इनकी डायमेंशंस सेम होती हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर MCQ नंबर 9 है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज, डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो बी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 9 का। और फिर इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ, आप देखें कि एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास वर्क डन के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट भी सेम है, तो इट मींस कि इनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे अगर कोई सजेशंस वगैरह देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।